अंधेरे का राजकुमार, एक लंबी रहस्यमय कहानी। अध्याय 1। वह रात जब सब बदल गया। बात उन दिनों की है जब आकाश में 2 चांद हुआ करते थे। एक चांद सफ़ेद था, जैसे दूध में घुली चांदी। वह रात को रोशनी देता था, खेतों को नहलाता था, प्रेमियों को राह दिखाता था। उसका नाम था श्वेत चंद्र। दूसरा चांद लाल था, जैसे किसी ने आसमान में आग का गोला चिपका दिया हो। वह महीने में सिर्फ एक बार उगता था, और जब उगता था तो पूरी दुनिया कांप जाती थी। उसका नाम था रक्तचंद्र। और उस रात दोनों चांद एक साथ आसमान में थे। ऐसा 1000 सालों में एक बार होता था। नगर के बाहर जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक लड़का अपनी माँ की चारपाई के पास बैठा था। लड़के का नाम था आदित्य। 16 साल का, पतला दुबला, बड़ी बड़ी आंखें और माथे पर एक अजीब सा निशान जो जन्म से था। निशान की शक्ल थी एक टूटी हुई तलवार जैसी। माँ बहुत बीमार थी। 3 दिनों से बुखार था। वैद्य आया था, देखकर चला गया था। बोला था कि यह कोई साधारण बुखार नहीं है। ये तो उसने कहा था छाया बीमारी है। जो आत्माएं रात को भटकती हैं, वे कभी कभी जीवित मनुष्यों को छू जाती हैं, और उस छुअन से यह बीमारी होती है। इलाज। वैद्य ने मुंह फेर लिया था। आदित्य माँ का माथा पोंछ रहा था। बाहर हवा चल रही थी। झोपड़ी की दीवारें कांप रही थीं, और आकाश में वह दोनों चांद एक दूसरे के पास आते जा रहे थे। तभी दरवाज़ा खुला। आदित्य ने चौंक कर देखा। दरवाजे पर कोई नहीं था, बस हवा थी। लेकिन हवा के साथ एक आवाज़ आई थी, बहुत धीमी, जैसे किसी ने कान में फुसफुसाया हो। लड़के। आदित्य उठ खड़ा हुआ। कौन है? लड़के, अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो बाहर आ। आदित्य का दिल जोर से धड़का। वह जानता था कि उसे नहीं जाना चाहिए। माँ ने हमेशा कहा था कि रात को घर के बाहर मत निकलना, खासकर तब जब 2 चांद एक साथ हों। लेकिन माँ मर रही थी। आदित्य ने माँ का हाथ थामा। उनकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसने धीरे से हाथ रखा, एक पुराना चाकू उठाया जो दरवाजे के पास रखा था, और बाहर निकल गया। बाहर का नज़ारा देखकर उसकी सांसें रुक गईं। जंगल में हर तरफ नीली रोशनी थी। पेड़ों के बीच से वह रोशनी झिलमिला रही थी, और उस रोशनी के बीच एक आकृति खड़ी थी। बूढ़ा आदमी था, बहुत बूढ़ा, शायद 100 साल का या उससे भी ज्यादा। सफ़ेद बाल, झुकी हुई कमर, लंबी दाढ़ी जो जमीन को छू रही थी। लेकिन उसकी आंखें थीं जो आदित्य को सबसे ज्यादा हैरान कर रही थीं। आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, कोई पुतली नहीं, कोई रंग नहीं, बस सफ़ेद। आ गए, बूढ़े ने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वह एक साथ कई जगहों से बोल रहा हो। तुम कौन हो? आदित्य ने पूछा, चाकू आगे करते हुए। बूढ़ा मुस्कुराया। वह चाकू मुझे नहीं रोक सकता, लड़के, लेकिन तुम्हारा साहस अच्छा है। बैठो। जमीन पर अचानक एक पत्थर आ गया, जैसे वह हमेशा से वहां था। आदित्य ने उसे देखा और फिर बूढ़े को। तुम कौन हो? उसने फिर पूछा। मेरा नाम विक्रम नहीं है। मेरा नाम राजेश नहीं है। मेरा नाम तुम्हारी भाषा में कहा नहीं जा सकता, लेकिन तुम मुझे वृद्ध बुला सकते हो। वृद्ध जी, मेरी माँ बीमार है। क्या आप उनको ठीक कर सकते हैं? वृद्ध ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इसकी एक कीमत है। कीमत? कितनी? मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन पैसे नहीं। वृद्ध ने हाथ उठाया। तुम्हारे पास जो सबसे कीमती चीज है वह देनी होगी। आदित्य ने सोचा, उसके पास तो कुछ था ही नहीं। एक पुरानी झोपड़ी, कुछ बर्तन, माँ के कुछ गहने जो उन्होंने पिता की याद में रख छोड़े थे। मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे माथे पर जो निशान है, वृद्ध ने कहा, वह एक साधारण निशान नहीं है। वह एक चाबी है, एक ऐसे द्वार की चाबी जो हजारों सालों से बंद है। उस द्वार के पीछे एक दुनिया है जिसे छायालोक कहते हैं। तुम्हें वहां जाना होगा और वहां से एक चीज लेकर आनी होगी जो तुम्हारी माँ को ठीक कर सकती है। छायालोक? आदित्य ने कहा, वह तो मृतकों का संसार है। हाँ, लेकिन मैं तो जीवित हूँ, इसीलिए तो तुम जा सकते हो। जो जीवित है वह छायालोक में जा सकता है, लेकिन सावधान रहना होगा, क्योंकि छायालोक तुम्हें अपना हिस्सा बनाना चाहेगा, और अगर एक बार तुम वहां फंस गए तो फिर कभी वापस नहीं आ सकते। आदित्य चुप रहा। उसने आकाश की तरफ देखा। दोनों चांद अब बिल्कुल पास थे। अगर दोनों चांद मिल गए तो क्या होगा? तब द्वार खुलेगा, सिर्फ तब। वृद्ध ने कहा, और यह मौका फिर 1000 साल बाद आएगा। अगर तुम आज नहीं गए तो तुम्हारी माँ की मृत्यु हो जाएगी, और अगले 1000 साल तक कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। आदित्य ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे बताओ कि वहां से क्या लेकर आना है। वृद्ध की आंखें चमकी। उन सफ़ेद आंखों में एक अजीब सी लहर आई। छायालोक के सबसे गहरे हिस्से में जहां अमर वृक्ष है, उस वृक्ष का एक पत्ता लेकर आना। उस पत्ते को माँ की छाती पर रखना।
बीमारी गायब हो जाएगी, और अगर मैं वापस न आ सका तो। वृद्ध ने कुछ नहीं कहा। आदित्य समझ गया। चलो, उसने कहा। अध्याय 2, छाया द्वार। वृद्ध ने उसे जंगल के बीच ले जाया। इतनी गहराई में कि पेड़ इतने घने हो गए कि ऊपर आसमान भी नहीं दिखता था। फिर भी वह नीली रोशनी हर तरफ थी, पेड़ों की जड़ों से निकलती हुई, पत्तियों से टपकती हुई। ये रोशनी क्या है? आदित्य ने पूछा। छाया ऊर्जा, वृद्ध ने कहा। जब दोनों चांद मिलते हैं तो यह ऊर्जा जंगल में फैल जाती है। इसी से द्वार खुलता है। वे एक विशाल पत्थर के सामने रुके। पत्थर पर अजीब अजीब निशान थे, ऐसी भाषा में जो आदित्य ने कभी नहीं देखी थी। और पत्थर के बीचों बीच एक आकृति थी जो बिल्कुल आदित्य के माथे के निशान जैसी थी। टूटी हुई तलवार, ये द्वार है? आदित्य ने पूछा। हाँ, ये तो बस एक पत्थर है। अभी है, लेकिन जब दोनों चांद मिलेंगे। वृद्ध ने ऊपर देखा। आदित्य ने भी देखा। दोनों चांद अब बहुत करीब थे। सफ़ेद और लाल रंग मिलकर एक अजीब नारंगी रंग बना रहे थे। पूरा जंगल उस रोशनी में नहा रहा था। अब तुम्हें अपना माथा उस पत्थर पर रखना होगा जहां तलवार का निशान है। बस इतना, बस इतना। आदित्य ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं। माँ का चेहरा याद आया। बचपन में जब वह बीमार पड़ता था तो माँ रात भर जागती थी। जब खाना नहीं होता था तो खुद भूखी रहती थी लेकिन उसे खिलाती थी। जब बच्चे उसके माथे के निशान को देखकर उसे चिढ़ाते थे तो माँ उसे गले लगाती थी। आदित्य ने आंखें खोलीं और पत्थर पर माथा रख दिया। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर पत्थर गर्म हुआ, फिर उसमें कंपन शुरू हुई, और फिर एक ऐसी आवाज़ आई जैसे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा खुल रहा हो। एक गहरी, भारी, अंतहीन आवाज़। आदित्य ने देखा कि पत्थर के बीच से एक दरार बन रही है। दरार बढ़ती गई और फिर पत्थर दो हिस्सों में बढ़ गया। और उसके पीछे था एक रास्ता, अंधेरे का रास्ता। इतना घना अंधेरा कि आंखें खुली हों या बंद, कोई फर्क नहीं। अंदर जाओ, वृद्ध ने कहा। और याद रखो, 3 नियम हैं। क्या नियम? पहला, छाया लोक में जो भी तुम्हें खाने पीने को दे, मत लेना। वहां का एक दाना भी खाया तो तुम वहीं के हो जाओगे। दूसरा, वहां बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुम्हें पहचानते हों। पुराने दोस्त, रिश्तेदार जो मर चुके हैं। उन्हें गले मत लगाना। उनसे बात कर सकते हो लेकिन छूना नहीं। तीसरा, वहां एक आवाज़ होगी जो तुम्हें अपने नाम से पुकारेगी। उस आवाज़ की तरफ मत जाना, चाहे वह कितनी भी मीठी हो, कितनी भी जानी पहचानी लगे। वह आवाज़ अंधकार राक्षस की है। अगर एक बार उसकी तरफ मुड़े तो वह तुम्हारी आत्मा खींच लेगा। आदित्य ने तीनों नियम मन में दोहराए। और अमर वृक्ष कहाँ मिलेगा? सीधे चलते जाना, रास्ता खुद दिखेगा। तुम्हारे माथे का निशान तुम्हें राह दिखाएगा। ठीक है। आदित्य ने अंधेरे की तरफ कदम बढ़ाया। एक बात और, वृद्ध ने रोका। आदित्य रुका। वहां जो मिलेगा उस पर विश्वास मत करना। सब कुछ झूठ है, सिर्फ अमर वृक्ष का पत्ता सच है। आदित्य ने सिर हिलाया और अंधेरे में कदम रख दिया। पत्थर पीछे से बंद हो गया। अध्याय 3, छाया लोक में पहला कदम। पहली चीज जो आदित्य को महसूस हुई वह थी ठंड। इतनी ठंड की हड्डियां जम जाएं। इतनी ठंड की सांस लेने पर भी दर्द हो। दूसरी चीज थी खामोशी। इतनी गहरी खामोशी कि खुद की धड़कन सुन सकते थे। तीसरी चीज थी वह अजीब सी रोशनी। जंगल में नीली रोशनी थी। यहाँ रोशनी थी, बैंगनी, हर तरफ से आती हुई, किसी स्रोत के बिना। आदित्य के पैर जमीन पर थे, लेकिन जमीन थी क्या ये भी पता नहीं चल रहा था। जैसे वह धुंध पर चल रहा हो। उसने अपना माथा छुआ। निशान जल रहा था, एक हल्की सी जलन, जैसे धूप में छोड़ी गई धातु। ठीक है, उसने खुद से कहा। सीधे चलना है। उसने आगे देखा। कुछ दूरी पर, धुंध में, कुछ आकृतियां थीं। लोगों जैसी आकृतियां, लेकिन पारदर्शी, जैसे कांच से बनी हों। वे धीरे धीरे चल रही थीं, कोई दिशा नहीं, बस भटक रही थीं। आदित्य ने समझ लिया, यह मृतकों की आत्माएं थीं। उसने आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही वह उन आत्माओं के पास पहुंचा, एक आत्मा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें थीं लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था। खाली, शून्य आंखें। जीवित, आत्मा ने कहा। उसकी आवाज़ थी जैसे किसी खाली मटके में से आ रही हो। हाँ, आदित्य ने कहा। यहाँ क्यों आए? अमर वृक्ष का पत्ता लेने। आत्मा ने एक अजीब सी आवाज़ निकाली जो शायद हंसी थी। अमर वृक्ष, हजारों साल में किसी ने वहां तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। तुम लड़के हो। हाँ, मर जाओगे। मैं पहले से जानता हूं ये खतरा है। नहीं, तुम नहीं जानते। आत्मा ने उसके करीब आने की कोशिश की। आदित्य ने एक कदम पीछे लिया। तुम सोचते हो कि यह एक साधारण यात्रा है, कुछ मुश्किलें, कुछ डर, और फिर तुम पत्ता लेकर चले जाओगे। लेकिन नहीं,
यहाँ का हर कदम तुम्हारी आत्मा का एक टुकड़ा ले लेता है। जब तक तुम अमर वृक्ष तक पहुँचोगे तब तक तुम्हारे पास आत्मा बची भी है या नहीं, ये भगवान जाने। आदित्य ने उसे घूरा। तुम यहाँ कब से हो? मुझे याद नहीं, यहाँ समय नहीं है। क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो? आत्मा ने फिर वह अजीब हंसी निकाली। रास्ता? हाँ, लेकिन रास्ता सीधा नहीं है। पहले तुम्हें 3 पड़ाव पार करने होंगे। पहला पड़ाव है स्मृति वन, वहाँ तुम्हारी खुद की यादें तुमसे लड़ेंगी। दूसरा पड़ाव है भय सागर, वहाँ तुम्हारे सबसे गहरे डर साकार होंगे। तीसरा पड़ाव है सत्य गुफा, वहाँ तुम्हें एक ऐसा सच पता चलेगा जिसे जानना शायद तुम नहीं चाहते। और इन तीनों के पार अमर वृक्ष है। आदित्य ने सुना। और क्या तुम कभी वापस जाना चाहते थे? उसने पूछा। आत्मा चुप हो गई, फिर बहुत धीरे से बोली, हर पल। आदित्य ने उसे देखा, उसे दया आई। तुम्हारा नाम क्या था? आत्मा ने सोचा, मुझे याद नहीं आ रहा। तुम्हारा नाम याद नहीं, यहाँ समय के साथ सब भूल जाता है। पहले नाम जाता है, फिर चेहरे जाते हैं, फिर आवाज़ें, और एक दिन जब सब कुछ चला जाता है। आत्मा की बात अधूरी रह गई। क्या होता है तब हम छाया बन जाते हैं। कोई नाम नहीं, कोई याद नहीं, कोई भावना नहीं, बस एक अंधेरा। आदित्य का दिल भारी हो गया, लेकिन वह यहाँ किसी की मदद करने नहीं आया था, वह अपनी माँ को बचाने आया था। धन्यवाद, उसने आत्मा से कहा। जाओ जीवित लड़के, जाओ और वापस जाओ, यहाँ मत रहो, ये जगह जीवित के लिए नहीं है। आदित्य मुड़ा और आगे चल पड़ा। अध्याय 4 स्मृति वन उसे तुरंत नजर आ गया। ये जंगल था, लेकिन बेहद अजीब। पेड़ों के पत्ते नहीं थे, पेड़ों की जगह तस्वीरें थीं, हवा में तैरती हुई तस्वीरें, और हर तस्वीर में आदित्य की जिंदगी के कोई न कोई पल थे। उसने नज़दीक जाकर एक तस्वीर देखी। उसमें वह था 3 साल का, माँ की गोद में। माँ उसे गाना सुना रही थी। दूसरी तस्वीर में वह था स्कूल में, रो रहा था। बच्चे उसके माथे का निशान देखकर हंस रहे थे। तीसरी तस्वीर में वह था पिता के साथ। पिता उसे तलवारबाजी सिखा रहे थे, एक पुरानी जंग लगी तलवार से। पिता। आदित्य के मन में उनका चेहरा उभरा। 5 साल पहले पिता किसी काम से शहर गए थे और फिर कभी नहीं लौटे। माँ ने बहुत खोजा, बहुत रोई, कोई जवाब नहीं मिला। आदित्य आगे बढ़ने लगा, लेकिन हर तस्वीर उसे खींच रही थी। वह देखना चाहता था, याद करना चाहता था। ये सब कितना पुराना था, कितना प्रिय था। ध्यान रखो, किसी ने पीछे से कहा। आदित्य मुड़ा। एक लड़की थी, उसकी उम्र भी 16 के आसपास थी। उसके बाल काले थे, लंबे, खुले हुए। आंखें पीली थीं, जैसे बिल्ली की आंखें, और उसकी त्वचा थोड़ी पारदर्शी थी। वह जीवित नहीं थी, लेकिन पूरी तरह आत्मा भी नहीं लगती थी। कौन हो तुम? आदित्य ने पूछा। मेरा नाम तारा है, उसने कहा। उसकी आवाज़ सामान्य थी, उस आत्मा जैसी खाली नहीं। मैं भी एक बार जिंदा थी, और मैं भी यहाँ आई थी किसी को बचाने। क्या तुम वापस नहीं जा सकी? नहीं, तारा ने धीरे से कहा। मैं यहाँ फंस गई, लेकिन मुझे पूरी तरह आत्मा भी नहीं बना सके। मैं एक अजीब जगह पर हूँ, न जीवित न मृत। ये कैसे हुआ? स्मृति वन में, तारा ने कहा। मैं एक तस्वीर के सामने बहुत देर रुक गई, और धीरे धीरे वह तस्वीर मुझे खींचती गई। जब मुझे होश आया तब मैं उस तस्वीर के अंदर थी, अपनी ही याद में कैद। तुम निकली कैसे? किसी ने मुझे खींचा। एक यात्री जो यहाँ से गुजरा था, उसने मुझे बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा जीवन धागा टूट चुका था। जीवन धागा हर जीवित प्राणी का एक धागा होता है जो उसे उसके शरीर से जोड़े रखता है। जब तुम इस दुनिया में आते हो, वह धागा पतला होता जाता है। अगर वह टूट गया तो तुम वापस नहीं जा सकते। आदित्य ने अपनी छाती की तरफ देखा। कुछ नहीं दिखा। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? यहाँ की आंखों से नहीं, तारा ने कहा, लेकिन महसूस कर सकते हो। जब तुम किसी तस्वीर को बहुत देर देखते हो तो एक हल्की सी खिंचाव महसूस होती है छाती में। वह धागा खींच रहा होता है। आदित्य को याद आया कि पिता की तस्वीर के सामने उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ था। तो मुझे क्या करना चाहिए? किसी भी तस्वीर के सामने 3 सेकंड से ज्यादा मत रुको, चलते रहो। ये वन लंबा नहीं है, लेकिन अगर रुके तो अंत नहीं है। और तुम मेरे साथ चलोगी? तारा ने एक पल सोचा। हाँ, शायद तुम्हारी मदद करने से मेरा अपना रास्ता मिले। आदित्य ने सिर हिलाया। चलो। वे दोनों आगे बढ़े। तस्वीरें बढ़ती गईं, कुछ खुशी की थीं, कुछ दुख की, कुछ ऐसी थीं जो आदित्य को याद भी नहीं थीं, जैसे उसके जन्म का दिन, जब वह बहुत छोटा था। एक तस्वीर के सामने वह रुक गया। उसमें था पिता।
और पिता के पास था एक आदमी जिसे आदित्य ने कभी नहीं देखा था। वे दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे। पिता का चेहरा डरा हुआ था। रुको मत, तारा ने कहा। लेकिन आदित्य रुक गया। ये तस्वीर मैंने पहले कभी नहीं देखी। यह मेरी याद नहीं है। कभी कभी यहाँ दूसरों की यादें भी मिल जाती हैं। आगे बढ़ो। लेकिन यह आदित्य, तारा ने उसका हाथ खींचा। वह चौंका। हाथ की छुअन उसे महसूस हुई, थोड़ी ठंडी लेकिन असली। ओह, माफ करो, तारा ने हाथ हटाया। मैंने छुआ नहीं चाहिए था। नहीं, ठीक है, धन्यवाद। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। वह रहस्यमय तस्वीर उसके मन में बसी रही। पिता डरे हुए क्यों थे? वह अजनबी कौन था? लेकिन अभी यह सब बाद में सोचना था। पहले माँ को बचाना था। स्मृति वन धीरे धीरे पीछे छूट गया। अध्याय 5 भयसागर। भयसागर का नाम सुनकर आदित्य को लगा था कि शायद कोई पानी का सागर होगा। लेकिन जो सामने था वह कुछ और ही था। एक विशाल मैदान था जो एक तरफ से दूसरी तरफ तक दिखाई नहीं देता था। और उस मैदान में थे साए, हर तरफ साए, छोटे बड़े, लंबे मोटे। सब चुप थे, सब स्थिर थे। ये साए क्या हैं? आदित्य ने पूछा। ये तुम्हारे डर हैं, तारा ने कहा। मेरे डर? इतने सारे? हर इंसान के अंदर बहुत सारे डर होते हैं। कुछ जिनके बारे में वह जानता है, कुछ जिनके बारे में वह नहीं जानता। यहाँ वे सब दिखते हैं। आदित्य ने उन सायों को देखा। कुछ उसे पहचाने लगे। अकेलापन, माँ की मृत्यु का डर, कमज़ोर होने का डर, और अगर मैं उनसे लड़ूं? नहीं, लड़ना नहीं है, उनसे बात करनी है। बात, डर से बात। यहाँ का नियम है, अगर तुम डर को स्वीकार करते हो तो वह रास्ता दे देता है। अगर तुम उससे भागते हो या लड़ते हो तो वह बड़ा होता जाता है। आदित्य ने सबसे पास वाले साए की तरफ कदम बढ़ाया। साए ने एक रूप लिया, एक खाली कमरे का रूप, एक बंद दरवाजे का। यह क्या है? आदित्य ने पूछा। अकेलापन, तारा ने कहा। तुम्हें डर है कि तुम हमेशा अकेले रहोगे? आदित्य चुप रहा। हाँ, ये सच था। पिता के जाने के बाद माँ भी चुप हो गई थी। दोस्त कभी थे नहीं। गांव के लोग उसके निशान की वजह से उससे दूर रहते थे। हाँ, उसने कहा, मुझे डर है। साया कांपा और फिर धीरे धीरे छोटा होता गया और अंत में गायब हो गया। आदित्य को हल्का महसूस हुआ। ये काम करता है, उसने हैरानी से कहा। हाँ, लेकिन सब डर इतने आसान नहीं होते। तारा ने चेतावनी दी। वे आगे बढ़े। एक और साया सामने आया। इस बार साए ने रूप लिया एक लहूलुहान तलवार का। यह? आदित्य ने पूछा। मुझे नहीं पता, तुम खुद बताओ। आदित्य ने उसे देखा। तलवार, खून, वह खुद लहूलुहान था उस दृश्य में। मुझे डर है कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊंगा, उसने कहा। मुझे डर है कि मेरे अंदर कुछ बुरा है। मेरा यह निशान, शायद ये किसी बुरी चीज की निशानी है। साया फिर कांपा, लेकिन ये बार में वह छोटा नहीं हुआ, वह बड़ा हो गया। रुको, तारा ने कहा। क्यों? मैंने तो सच बोला। तुमने डर स्वीकार किया लेकिन उसे नहीं समझा। इस डर के पीछे कुछ और है। क्या? सोचो। आदित्य ने सोचा। तलवार, खून, नुकसान पहुंचाना। मुझे डर है। वह रुका। मुझे डर है कि मैं अपनी माँ की तरह नहीं रह सकता, कि मैं उनकी देखभाल नहीं कर पाऊंगा, कि मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। साया कांपा। और इससे भी पहले आदित्य ने आंखें बंद करके कहा, मुझे डर है कि पिता इसलिए नहीं लौटे क्योंकि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। साया छोटा होने लगा। और इसलिए, आदित्य ने एक बार और कहा, मुझे डर है कि मैं प्यार के काबिल नहीं हूं। साया गायब हो गया। आदित्य की आंखें नम थीं। तारा ने उसे देखा। बहुत बहादुरी है तुम में। बहादुरी नहीं, आदित्य ने कहा। माँ के लिए आना पड़ा। वे आगे बढ़ते रहे। कई और साए आए, कुछ आसान थे, कुछ मुश्किल। एक बार तो एक साया इतना बड़ा हो गया कि पूरे मैदान में फैल गया। वह था मृत्यु का डर। इससे कैसे लड़ूं? आदित्य ने कहा। इससे मत लड़ो, तारा ने कहा। इसे जानो, मौत को। हाँ, मौत क्या है? मौत है अंत। अंत है क्या? मतलब सब खत्म हो जाना। और क्या सब खत्म हो जाता है? आदित्य ने सोचा। वह यादें जो स्मृति वन में थीं, वे तो खत्म नहीं होती थीं जब तक कोई उन्हें याद करता है। नहीं, उसने कहा, सब खत्म नहीं होता। तो फिर मौत बस एक बदलाव है, एक रूप से दूसरे रूप में। विशाल साया सिकुड़ा और सिकुड़ता गया और अंत में एक छोटे से दीपक में बदल गया जो आदित्य के हाथ में आ गया। यह क्या है? ये तुम्हारी अपनी रोशनी है, तारा ने मुस्कुराते हुए कहा। जब मृत्यु के डर को स्वीकार करते हैं तो वह हमें ताकत देती है। तुम इसे अपने साथ रखो। आदित्य ने वह छोटा दीपक जेब में रख लिया। भय सागर पार हो गया था।
अध्याय 6 सत्य गुफा और वह रहस्य। सत्य गुफा की तरफ जाते जाते आदित्य ने तारा से बहुत सारी बातें की। तुम यहाँ कब आई थी? उसने पूछा। बहुत साल पहले, मुझे अब ठीक से याद नहीं। किसे बचाने आई थी? तारा चुप हो गई। माफ करो अगर बुरा लगा तो। नहीं, ठीक है, तारा ने एक पल रुककर कहा। मेरे भाई को बचाने आई थी। वह भी छाया बीमारी से पीड़ित था। क्या तुम पहुंची थी अमर वृक्ष तक? नहीं, स्मृति वन में फंस गई। तो तुम्हारा भाई मर गया? तारा की आवाज में दर्द था। वह मर गया और मैं यहाँ फंसी रह गई। न वहां पहुंच सकी, न वापस जा सकी। आदित्य का मन भारी हो गया। मुझे माफ करना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तारा ने कहा। लेकिन अगर तुम अमर वृक्ष तक पहुंच जाओ और वापस जाओ तो शायद मुझे भी कोई रास्ता मिले। मैं कोशिश करूंगा। वे सत्य गुफा के सामने पहुंचे। गुफा काले पत्थर की थी, इतनी काली कि उसकी दीवारें अंधेरे को भी निगल लें। और उसके द्वार पर लिखा था किसी अनजान भाषा में जो आदित्य नहीं जानता था, लेकिन किसी तरह समझ में आ रही थी। जो जानना चाहता है वह अंदर आए, जो नहीं जानना चाहता वह भी अंदर आए। यह अजीब संदेश है, आदित्य ने कहा। हाँ, क्योंकि यहाँ सत्य से बचने का कोई रास्ता नहीं है। वे अंदर गए। गुफा के अंदर एक पत्थर की मूर्ति थी, एक औरत की मूर्ति, हाथ जोड़े, आंखें बंद। मूर्ति के सामने एक दर्पण था, बड़ा गोल दर्पण, और दर्पण में आदित्य को खुद का प्रतिबिंब नहीं दिखा एक और दुनिया, एक महल, और उस महल में दो लोग। एक था एक राजा जैसा आदमी, भव्य कपड़े, सोने का मुकुट, और दूसरा था आदित्य का पिता। आदित्य ने दर्पण के पास जाकर देखा। यह क्या है? सत्य दर्पण, तारा ने कहा। ये तुम्हें वह दिखाता है जो तुम नहीं जानते लेकिन जानना चाहिए। यह मेरे पिता हैं। हाँ, और यह राजा कौन है? देखो, आदित्य ने ध्यान से देखा। राजा के माथे पर भी एक निशान था, लेकिन पूरा निशान, टूटी हुई तलवार नहीं, पूरी तलवार। ये निशान, आदित्य ने अपने माथे को छुआ। तुम्हारे पिता एक साधारण किसान नहीं थे, तारा ने कहा। तो तुम्हारे पिता उस राजा के भाई थे? चुप्पी, गहरी भारी चुप्पी। क्या? आदित्य की आवाज कांपी। इस दर्पण के अनुसार तुम एक राजकुमार हो, छायालोक के राजा के भतीजे। छायालोक का राजा? हाँ, उसका नाम है नागराज। यह एक ऐसा शासक है जो मृतकों पर राज करता है। और तुम्हारे पिता, वह यहाँ है। दर्पण में दृश्य बदला। अब दिखा आदित्य के पिता कैद में, एक काल कोठरी में, और बाहर पहरेदारी कर रहा था एक अजीब सा प्राणी, आधा इंसान आधा छाया। पिता यहाँ हैं। आदित्य का गला रुंध गया। हाँ, नागराज ने उन्हें कैद कर रखा है। क्यों? दर्पण ने और दिखाया एक पुरानी भविष्यवाणी, एक शिलालेख पर लिखी हुई। जब दो चांद मिलेंगे, एक जीवित रक्तवाहक छायालोक में प्रवेश करेगा। वह टूटी तलवार को पूरा करेगा, और तब छायालोक का अंत होगा। मैं? आदित्य ने खुद के माथे को देखा। मैं वह हूँ, टूटी तलवार। हाँ, तारा की आवाज में हैरानी थी। इसीलिए नागराज ने तुम्हारे पिता को कैद किया, ताकि वे तुम्हें यहाँ आने से रोक सकें। लेकिन तुम फिर भी आ गए। और वह वृद्ध जिसने मुझे यहाँ भेजा। तारा चुप हो गई। वह वृद्ध कौन था? मुझे नहीं पता, लेकिन तारा की आवाज में कुछ था जो बता रहा था कि वह सब जानती है। तारा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लंबी चुप्पी। तारा, सच बताओ। तारा ने एक गहरी सांस ली। वह वृद्ध, वह नागराज का दूत था। उसने तुम्हें यहाँ लाने के लिए माँ की बीमारी का इस्तेमाल किया। मतलब, माँ की बीमारी नकली थी? नहीं, बीमारी असली है, लेकिन उसे भी नागराज ने ही किया था, ताकि तुम यहाँ आओ। आदित्य का खून खौल उठा। उसने माँ को जानबूझकर बीमार किया। हाँ, क्यों? क्योंकि तुम्हें यहाँ आना जरूरी था, भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। भविष्यवाणी, टूटी तलवार को पूरा करना। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे माथे का निशान आधा है, और तुम्हारे चाचा नागराज के माथे पर दूसरा आधा है। अगर दोनों मिल जाएं, क्या होगा? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एक ऐसी ताकत जागेगी जिसके बारे में मैं भी ज्यादा नहीं जानती। कुछ कहते हैं वह ताकत छायालोक को खत्म कर देगी, कुछ कहते हैं वह ताकत दोनों दुनियाओं को एक कर देगी। आदित्य ने आंखें बंद की। सब कुछ इतना जटिल हो गया था। वह सोचा था कि एक पत्ता लेकर वापस जाएगा, लेकिन यहाँ पूरी एक दुनिया का रहस्य था। अमर वृक्ष कहाँ है? उसने पूछा। नागराज के महल के पास। तो मुझे नागराज के महल में जाना होगा। हाँ, और वहाँ पिता भी कैद हैं। हाँ, आदित्य ने आंखें खोलीं। एक नया संकल्प उसके चेहरे पर था। चलो, तुम डरे नहीं। डरा हूँ, बहुत डरा हूँ, आदित्य ने कहा। लेकिन माँ बीमार है, पिता कैद हैं,
और एक भविष्यवाणी है जो शायद मेरे बारे में है। डरने से काम नहीं चलेगा। तारा ने पहली बार एक असली मुस्कान दी। चलो। अध्याय 7। नागराज का साम्राज्य। नागराज का महल दूर से ही दिखता था। विशाल, काला और अजीब तरीके से जीवित लगता था, जैसे महल सांस ले रहा हो। उसकी दीवारें हिल रही थीं, धीरे धीरे, जैसे किसी विशाल जीव की पसलियां। महल के चारों तरफ एक खाई थी, और खाई में बहता था काला पानी, इतना काला कि उसमें कोई प्रतिबिंब नहीं बनता था। वह खाई क्या है? आदित्य ने पूछा। विस्मरण नदी, तारा ने कहा। अगर इसमें गिर गए तो सब याद भूल जाएगी। नाम, चेहरे, यादें, सब। और पुल, एक ही पुल है, और वहां पहरा है। वे पुल की तरफ बढ़े। पुल पर 2 पहरेदार थे, आधे इंसान, आधे छाया। उनके हाथों में भाले थे जो काले धुएं से बने थे। जीवित को यहां आने की अनुमति नहीं है, उनमें से एक ने कहा। मैं नागराज से मिलने आया हूं, आदित्य ने कहा। दोनों पहरेदारों ने एक दूसरे को देखा। नाम, आदित्य। फिर एक लंबी खामोशी। आदित्य, एक पहरेदार ने कहा, और उसकी आवाज में एक अजीब कंपन आई। तुम वह हो? क्या मतलब है? जाओ, नागराज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पहरेदारों ने पुल से हटकर रास्ता दे दिया। यह आसान था, आदित्य ने धीरे से तारा से कहा। बहुत आसान था, तारा ने चिंता के साथ कहा। सावधान रहो। वे पुल पार करके महल में दाखिल हुए। महल के अंदर अजीब सा था। बड़े बड़े हॉल, ऊंची छतें, और दीवारों पर यादें, जैसे स्मृति वन में तस्वीरें थीं, यहाँ दीवारों पर जीवित यादें थीं। अलग अलग लोगों की, लाखों लोगों की। ये सब यादें यहाँ क्यों हैं? आदित्य ने पूछा। नागराज इन्हें जमा करता है। जब आत्माएं छाया बनती हैं, उनकी यादें यहाँ आती हैं। नागराज इन यादों से ताकत लेता है, तो वह आत्माओं की यादें चुराता है। हाँ, ये तो बहुत क्रूर है। वह क्रूर है। वे एक विशाल दरवाजे के सामने आए। दरवाजे पर लिखा था, राजसभा। दरवाजा खुल गया। अंदर था एक विशाल कक्ष, और उस कक्ष में एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा था नागराज। आदित्य ने उसे देखा। वह एक साधारण इंसान जैसा था, लेकिन नहीं था। उम्र का अंदाजा नहीं था। चेहरे पर गहरी लकीरें थीं, बाल सफेद, आंखें काली जैसे रात का आकाश, और माथे पर वह निशान, आधी तलवार। भतीजे, नागराज ने कहा। उसकी आवाज पूरे कक्ष में गूंजी। आदित्य का हाथ अपने आप उस चाकू पर चला गया जो उसने लाया था। चाचा जी, उसने कहा। शब्द मुंह में अजीब से लगे। नागराज उठकर सिंहासन से उतरा। वह धीरे धीरे चला, हर कदम के साथ उसके चारों तरफ की जमीन कांपी। इतनी जल्दी आ गए? मुझे लगा था थोड़ा और समय लगेगा। मेरी माँ को ठीक करो। नागराज रुक गया। सीधी बात। अच्छा है, वह मुस्कुराया। हाँ, मैं तुम्हारी माँ को ठीक कर सकता हूँ। बस एक काम करना होगा। क्या? अपना माथा मेरे पास आने दो। मतलब, तुम्हारे माथे का निशान और मेरे माथे का निशान मिलकर एक पूरी तलवार बनाती है। वह ताकत मुझे चाहिए, और अगर वह ताकत तुम्हें मिल गई तो क्या होगा? नागराज ने एक पल रुककर कहा। छाया लोक हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कोई भी आत्मा 2 दुनियाओं के बीच नहीं जा सकेगी। मृत मरे रहेंगे, जीवित जीते रहेंगे। ये तो बुरा नहीं लगता। यह इतना आसान नहीं है, तारा ने पीछे से कहा। तारा, नागराज ने कहा, और उसकी आवाज में एक अजीब तरह का भाव था। तुम अभी तक यहाँ हो? हाँ, नागराज ने एक गहरी सांस ली। अगर दोनों दुनियाएं बंद हो गईं, तो जो बीच में फंसे हैं वे हमेशा के लिए फंसे रहेंगे। कोई रास्ता नहीं, न जीने का, न मरने का। और इसमें तारा जैसे लोग आते हैं। आदित्य ने कहा। हाँ, आदित्य ने तारा को देखा। अगर मैं ये ताकत दे दूं, तो तारा हमेशा के लिए इस बीच की जगह में फंसी रहेगी। उसने नागराज से पूछा। हाँ, और अगर नहीं दूं, तो तुम्हारी माँ मर जाएगी, और तुम्हारे पिता हमेशा कैद में रहेंगे। चुप्पी। पिता यहाँ हैं, आदित्य ने कहा। नागराज की एक भान उठी। किसने बताया? सत्य दर्पण। आह, नागराज ने सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारे पिता यहाँ हैं, मेरे भाई। वह छायालोक का रास्ता जानते थे, और वे तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए मैंने उन्हें रोका। उन्हें छोड़ दो। एक बच्चा मुझे आदेश दे रहा है। नागराज की आंखें चमकीं। मैं आदेश नहीं दे रहा, लेकिन ये तो बताओ, पिता ने क्या बुरा किया था? नागराज चुप रहा। उसके चेहरे पर एक भाव आया जिसे समझना मुश्किल था। उन्होंने जीना चुना, जब उन्हें यहाँ रहना था, जब हमारा परिवार यहाँ था। वह तुम्हारे भाई थे, और तुमने उन्हें यहाँ से जाने नहीं दिया। ये साम्राज्य, नागराज ने हाथ फैलाया, ये साम्राज्य बनाने में हम दोनों ने साथ काम किया था, और एक दिन वह चला गया। एक जीवित लड़की के साथ, माँ के साथ। हाँ, वह लड़की जो बाद में तुम्हारी माँ बनी।
आदित्य ने समझा, तुम अकेले रह गए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तुम अपने भाई से नाराज हो क्योंकि वह तुम्हें छोड़कर चला गया। नाराजगी नहीं, नागराज ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कुछ था। तुम अकेले हो यहाँ, लाखों आत्माएं हैं, लेकिन तुम्हारा अपना कोई नहीं है। बंद करो, इसीलिए तुमने माँ को बीमार किया, ताकि मैं यहाँ आऊं, ताकि तुम्हें परिवार मिले। बंद करो, नागराज की आवाज गरजी। लेकिन आदित्य ने देखा कि उसकी आंखें नम हैं, एक मृत्यु देवता की आंखें नम। आदित्य ने एक कदम आगे बढ़ाया। चाचा जी, नागराज ने उसे देखा। पिता को छोड़ दो, माँ को ठीक करो, और अगर तुम चाहो तो हम मिलने आएंगे। मैं वादा करता हूँ। वादा? एक जीवित का वादा क्या भरोसे का होता है? मैंने अभी तक एक भी वादा नहीं तोड़ा। फिर से वह भारी चुप्पी। नागराज ने एक गहरी सांस ली। तुम जानते हो कि अगर मैं चाहूं तो तुम्हें यहाँ रोक सकता हूँ। हाँ, और फिर भी तुम मुझसे ये कह रहे हो? हाँ, साहसी हो? नहीं, बस माँ से प्यार है। नागराज लंबे समय तक खड़ा रहा। फिर उसने हाथ उठाया, एक दरवाज़ा खुला, और उस दरवाजे से आए पिता। आदित्य ने उन्हें देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पिताजी। पिता ने उसे देखा। आदित्य, तुम यहाँ कैसे? उनकी आवाज़ कांपी। आपको लेने। पिता ने उसे गले लगाया। आदित्य ने नियम याद किया, छूना नहीं, लेकिन ये पिता थे। उसने गले लगा लिया, और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पिता जीवित थे। कैद में थे, लेकिन जीवित। नागराज ने उन्हें देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था, दर्द और कुछ और। भाई, पिता ने नागराज को देखकर कहा। भाई, नागराज ने जवाब दिया, और फिर दोनों के बीच एक लंबी नज़रबाजी हुई जिसमें हजारों साल की बातें थीं। माँ को ठीक करो, आदित्य ने नागराज से कहा। नागराज ने आंखें बंद कीं, और जब खोलीं, उसके हाथ में एक छोटा सा पत्ता था। हरा, चमकदार, जीवंत, अमर वृक्ष का पत्ता। ये लो, इसे अपनी माँ की छाती पर रखना। आदित्य ने पत्ता लिया। और तारा? उसने पूछा। नागराज ने तारा को देखा। तुम जाना चाहती हो? हाँ, तारा की आवाज़ में 1000 सालों की थकान थी। तुम्हारा शरीर तो, मुझे पता है, शरीर नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं मेरी आत्मा का एक हिस्सा अभी भी उस दुनिया में है। नागराज ने एक लंबा सांस लिया। ठीक है, मैं रास्ता खोल दूंगा। सच में? हाँ। नागराज ने आदित्य को देखा। तुमने एक बात कही जो बहुत दिनों से किसी ने नहीं कही। क्या? कि तुम मिलने आओगे? आदित्य ने मुस्कुराया। मैं आऊंगा, वादा। नागराज ने आंखें फेर लीं। जाओ। अध्याय 8। वापसी। वापस का रास्ता कहीं आसान था, कहीं मुश्किल। भय सागर और स्मृति वन आदित्य को दोबारा पार करने पड़े, लेकिन इस बार कुछ अलग था। भय सागर के साए छोटे थे। स्मृति वन की तस्वीरें उसे उतनी नहीं खींच रही थीं। जैसे कुछ बदल गया था। पिता उसके साथ थे, कमजोर, थके हुए, लेकिन जीवित। और तारा? तारा का क्या हुआ? जब नागराज ने रास्ता खोला था, तारा की आंखें बंद हो गई थीं। उसका शरीर पारदर्शी से और पारदर्शी होता गया था, और फिर वह हवा में घुल गई थी। वह गई? आदित्य ने पूछा था। हाँ, नागराज ने कहा था। वह उस दुनिया में नहीं जाएगी जहां से तुम आए हो। वह एक अलग जगह जाएगी, एक ऐसी जगह जहां न जीवित है न मृत, जहां सिर्फ शांति है। आदित्य ने उस जगह की कल्पना की। शांति। तारा को मिली शांति। उसे अच्छा लगा। वे छाया द्वार तक पहुंचे। पत्थर पर फिर वही निशान था। आदित्य ने माथा रखा। पत्थर खुला, और वे बाहर आ गए। जंगल में 2 चांद आसमान में थे, लेकिन अब अलग अलग हो रहे थे, धीरे धीरे दूर जा रहे थे। वृद्ध वहां नहीं था, वह वृद्ध जो मुझे यहाँ लाया था, आदित्य ने कहा। वह नागराज का दूत था। पिता ने कहा। हाँ, मुझे पता चला, और तुम फिर भी गए। माँ बीमार थी। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम बड़े हो गए, बेटे। आप कब गए थे? उस दिन शहर से मुझे खींचा गया था। मेरे भाई ने बुलाया था, एक संदेश भेजा था कि वह मरने वाला है। मैं उससे मिलने गया। पिता ने कहा। और वह सच भी था। वह मर रहा था अपनी तरह से, अकेलेपन से, लेकिन जब मैं पहुंचा, उसने मुझे रोक लिया। 5 साल। हाँ, माँ रोती थी, मुझे पता है। पिता की आवाज़ भारी हो गई। वे झोपड़ी की तरफ चले। रात का अंधेरा था। दोनों चांद अब काफी अलग हो चुके थे। रक्तचंद्र का लाल रंग हल्का पड़ रहा था। झोपड़ी के पास पहुंचकर आदित्य रुका। पिताजी, आप यहाँ रुकिए। क्यों? माँ को पहले मैं देखना चाहता हूँ, और उनके लिए ये झटका बहुत बड़ा होगा। आपको एकदम देख लिया तो। पिता ने मुस्कुराया। ठीक है, पहले उन्हें ठीक करो। आदित्य झोपड़ी के अंदर गया। माँ वैसे ही थीं, चारपाई पर, बुखार से तपता चेहरा, सांसें धीमी धीमी। आदित्य ने वह पत्ता निकाला। हरा,
चमकता हुआ उसने माँ की छाती पर रख दिया। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर पत्ते से एक हल्की सी चमक निकली, धीरे धीरे माँ के शरीर में फैलती गई। माँ का चेहरा शांत हो गया, बुखार उतर गया, आंखें खुलीं। आदित्य, माँ। आदित्य ने उनका हाथ थामा। तुम कहाँ थे? मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं बाहर गया था, थोड़ा काम था। रात को, इतनी रात को? माफ करना। माँ ने उसे देखा। तुम्हारा माथा, वह निशान, क्या हुआ? ये पूरा हो गया। आदित्य ने आंखों के सामने हाथ उठाया। उसमें प्रतिबिंब नहीं था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कुछ बदल गया है। माँ, एक और बात है। क्या? बाहर कोई है? माँ ने उसे देखा। कौन? आदित्य ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। माँ उठी, कमजोर थीं, लेकिन उठी। दरवाजे तक गईं और खोला। बाहर खड़े थे पिता। माँ ने एक पल के लिए सांस रोकी। उनकी आवाज़ कांपी। मैं आ गया, पिता ने कहा, और माँ की आंखों से आंसू बह निकले। अध्याय 9। एक नई सुबह सुबह हुई। पहली बार बहुत दिनों में आदित्य को नींद आई थी। गहरी, शांत नींद। जब उठा तो सूरज की रोशनी खिड़की से आ रही थी। माँ और पिता बाहर बैठे थे, पास पास, कुछ बातें कर रहे थे धीमी आवाज में। आदित्य ने उन्हें देखा। बहुत साल बाद ये दृश्य था। वह भी बाहर आया। माँ ने उसे देखकर मुस्कुराई। आ बैठ। तीनों बैठे। तुमने कल रात क्या किया? पिता ने पूछा। एक यात्रा की, छाया लोक की। माँ ने चौंक कर देखा। क्या? माँ, बाद में सब बताऊंगा, आदित्य ने कहा। अभी बस ये बताओ, तुम ठीक हो? हाँ। माँ ने उसका हाथ थामा। पूरी तरह ठीक हूँ। तीनों चुप रहे। हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे। वह वृद्ध आएगा फिर? माँ ने पूछा। नहीं, आदित्य ने कहा। वह नागराज का दूत था। नागराज ने उसे भेजा था। नागराज, तुम्हारे चाचा जी? हाँ। माँ ने पिता को देखा। पिता ने आंखें झुकाईं। वह अकेला था, पिता ने कहा। वह फिर भी माँ को बीमार नहीं कर सकता था, माँ ने कहा, लेकिन आवाज में गुस्से से ज्यादा दुख था। नहीं, पिता ने माना। लेकिन, आदित्य ने कहा, मैंने उनसे वादा किया है। क्या वादा? कि हम मिलने जाएंगे, कभी कभी। माँ ने एक पल सोचा। वह छाया लोक है? हाँ। और तुम जीवित हो? हाँ। फिर कैसे जाओगे? 2 चांद फिर मिलेंगे, 1000 साल बाद। लेकिन वृद्ध ने बताया था कि माथे के निशान से भी रास्ता खुल सकता है। आदित्य ने अपना माथा छुआ। निशान पूरा था अब, टूटी तलवार नहीं, पूरी तलवार। जब मेरा निशान पूरा हुआ तो एक और रास्ता भी खुला। ये निशान, पिता ने कहा, ये हमारे परिवार का निशान है ना? हाँ, हम एक बहुत पुराने परिवार से हैं, जिनका एक पैर जीवन में और एक मृत्यु में रहता था, जो दोनों दुनियाओं के बीच का पुल थे। और वह ताकत तुम्हारे अंदर है। टूटी तलवार वाली ताकत पूरी हो गई। तुम अब दोनों दुनियाओं में आ जा सकते हो, बिना 2 चांद मिले। हाँ, लेकिन ये खतरनाक भी है, और तुम्हें ये सीखना होगा। आदित्य ने आकाश की तरफ देखा। दोनों चांद अब बहुत दूर थे। मैं सीखूंगा। अध्याय 10। छायालोक का नया अध्याय। 3 महीने बाद आदित्य की झोपड़ी नहीं रही। उसकी जगह एक छोटा सा मकान था। पिता ने बनाया था, माँ ने सजाया था। गांव के लोग पहले से बेहतर थे। माथे का निशान अब पूरा था और पूरे निशान का एक अलग प्रभाव था। लोग अब डरते नहीं थे, सम्मान करते थे। आदित्य हर हफ्ते एक बार छाया लोक जाता था, नागराज से मिलता था। पहली मुलाकात में दोनों के बीच बहुत कम बातें हुईं, लेकिन धीरे धीरे। तुम किस उम्र से यहाँ हो? आदित्य ने एक दिन पूछा। मुझे याद नहीं। क्या तुम्हें भी यादें भूलने का डर है? मृत्यु देवता को? हाँ। लंबी चुप्पी। हाँ। आदित्य ने उसे देखा। क्या यादें हैं जो तुम सबसे ज्यादा डरते हो भूलने से? पिता की आवाज। तुम्हारे भी पिता थे? हाँ, बहुत पहले। कैसे थे वह? नागराज ने आंखें बंद कीं, एक लंबा सांस लिया, और फिर बहुत धीरे से बोलना शुरू किया। और आदित्य ने सुना, घंटों सुना, वह कहानी जो नागराज ने हजारों सालों से किसी को नहीं बताई थी। एक कहानी जिसमें था एक परिवार, एक शाप, एक बलिदान और एक अकेलापन जो हजारों सालों तक खाता रहा। जब नागराज बोल चुका तब उसकी आंखें नम थीं। इतने सालों में किसी ने नहीं पूछा। आदित्य ने कहा, किसी ने नहीं। तो शायद इसीलिए तुम अकेले थे। इसलिए नहीं कि कोई नहीं था, बल्कि इसलिए कि तुमने किसी को जानने का मौका नहीं दिया। नागराज ने उसे देखा। तुम बहुत छोटे हो। मेरी माँ ने कहा है कि उम्र से नहीं, दिल से बड़े होते हैं। नागराज ने धीरे से हंसी। पहली बार असली हंसी। तुम्हारी माँ सही कहती हैं। अध्याय 11। एक और रहस्य। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। एक दिन छाया लोक में कुछ अजीब हुआ। आदित्य पहुंचा तो देखा कि नागराज परेशान था। उसके चारों तरफ की जमीन कांप रही थी।
क्या हुआ? एक आत्मा गायब हो गई। गायब? यहाँ से? हाँ, छाया लोक से आत्माएं कहीं नहीं जाती हैं। वे यहाँ रहती हैं या छाया बनती हैं। लेकिन गायब? कौन सी आत्मा? एक बच्चे की आत्मा, नागराज ने कहा। उसकी आवाज में दुख था। बच्चे की? यहाँ बच्चे भी आते हैं। हाँ, जो बहुत छोटी उम्र में मरते हैं। नागराज ने कहा, वे यहाँ के सबसे नाजुक निवासी हैं। उनकी यादें कम होती हैं, इसलिए जल्दी छाया बनते हैं। मैं उन्हें विशेष सुरक्षा देता हूँ। और यह बच्चा गायब हो गया। हाँ, और उसके साथ और 4 भी। ये काम किसका है? नागराज ने आदित्य को देखा। एक ऐसी शक्ति है जो छाया लोक से भी परे है, जिसे मैं शून्य शक्ति कहता हूँ। वह शक्ति आत्माओं को खाती है, पूरी तरह नष्ट कर देती है। नष्ट यानी वे आत्माएं कहीं नहीं जाती, बस खत्म हो जाती हैं। हाँ, ये तो बहुत बुरा है। हाँ, और पहले ये शक्ति बहुत कमजोर थी, लेकिन अब वह बढ़ रही है। क्यों? नागराज चुप रहा। चाचा जी, बताओ। क्योंकि नागराज ने आंखें बंद कीं। क्योंकि मैं कमजोर हो रहा हूँ, इतने सालों में पहली बार। और जब मैं कमजोर होता हूँ, वह शक्ति मौका ढूंढती है। तुम कमजोर क्यों हो रहे हो? शायद अकेलेपन से, नागराज ने धीरे से कहा। इतने सालों का अकेलापन। आदित्य ने उसे देखा। और अब तो तुम अकेले नहीं हो। हाँ, लेकिन वह शक्ति पहले से बहुत बड़ी हो चुकी है, तो हमें उसे रोकना होगा। तुम अभी 16 साल के हो, और तुम हजारों साल के हो। साथ मिलकर करते हैं। नागराज ने उसे देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। तुम्हारे पिता भी ऐसे ही थे। यह एक काम, वह एक काम, सब साथ मिलकर। तो फिर ठीक है। अध्याय 12 शून्य शक्ति से टकराव। शून्य शक्ति को ढूंढना आसान नहीं था। यह कोई प्राणी नहीं था, कोई आकृति नहीं थी। यह एक ऊर्जा थी जो छाया लोक में कहीं भी प्रकट हो सकती थी। आदित्य और नागराज ने उन जगहों की तलाश की जहां आत्माएं गायब हुई थीं। पहली जगह, एक पुराना मंदिर जो छाया लोक में था। वहां की जमीन पर निशान थे, जैसे किसी ने कुछ खींचा हो। ये निशान क्या हैं? आदित्य ने पूछा। आत्मा निशान, नागराज ने कहा। जब एक आत्मा नष्ट होती है तो उसकी ऊर्जा जमीन पर एक पल के लिए छप जाती है। और यह 5 निशान हैं। हाँ, आदित्य ने निशानों को ध्यान से देखा। उनमें से एक बहुत छोटा था। ये बच्चे का है। हाँ, आदित्य का मन भारी हो गया। एक बच्चा जो मर भी गया था और अब उसकी आत्मा भी खत्म हो गई। हम इसे रोकेंगे, उसने कहा। कैसे? शून्य शक्ति को खिलाना क्या पड़ता है? अगर हम उसका भोजन बंद कर दें। उसका भोजन है कमजोर आत्माएं, तो हम कमजोर आत्माओं को मजबूत बनाते हैं। नागराज ने हैरानी से देखा। ये हुआ कैसे? अगर हर आत्मा के पास अपनी यादें हों तो वह कमजोर नहीं होगी, और अगर आत्मा कमजोर नहीं है तो शून्य शक्ति उसे नहीं खा सकती। लेकिन तुम जानते हो कि यहाँ यादें भूल जाती हैं। इसीलिए आदित्य ने अपने माथे का निशान छुआ। मेरा यह निशान दोनों दुनियाओं का पुल है। अगर मैं उन आत्माओं की यादें जीवित दुनिया से यहाँ ला सकूं। ये संभव नहीं है। कैसे? स्मृति वन में जो तस्वीरें थीं, वे मेरी यादें थीं, लेकिन एक तस्वीर ऐसी थी जो मेरी याद नहीं थी। वह किसकी थी? नागराज चुप रहा। वह मेरे पिता की याद थी, जो किसी तरह वहां आ गई थी। आदित्य ने कहा, अगर यादें यहाँ आ सकती हैं तो जा भी सकती हैं। हम उन आत्माओं की यादें उनके जीवित प्रियजनों तक पहुंचा सकते हैं, और जब जीवित लोग उन यादों को याद करेंगे तो यहाँ की आत्माएं मजबूत होंगी। नागराज ने इसे सोचा। यह एक बहुत बड़ा काम है। हाँ, इसमें सालों लगेंगे। हाँ, और तुम ये करना चाहते हो। अगर इससे बच्चों की आत्माएं बच सकती हैं तो हाँ। नागराज ने एक लंबी सांस ली। तुम्हारे पिता ने मुझे एक बार छोड़ा था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा बेटा दिया जो कुछ और ही है। आदित्य ने मुस्कुराया। तो शुरू करते हैं। अध्याय 13 स्मृति सेतु। आदित्य ने उसे नाम दिया स्मृति सेतु। एक पुल जो यादों को 2 दुनियाओं के बीच ले जाता था। काम आसान नहीं था। पहले आदित्य को हर उस आत्मा से मिलना होता था जिसकी यादें कम हो रही थीं। उनसे बातें करनी होती थीं। जो भी वे याद करते थे उसे सुनना होता था। फिर उन यादों को एक विशेष तरीके से संजोना होता था। इसमें उसके माथे के निशान की ताकत काम आती थी, और फिर उन यादों को जीवित दुनिया में पहुंचाना होता था। ये सबसे मुश्किल काम था। कभी कभी एक याद को पहुंचाने में हफ्ते लग जाते थे, लेकिन जब पहुंचती थी, एक बुजुर्ग महिला थी। उसके पोते की आत्मा छाया लोक में थी। पोता 3 साल पहले मरा था और उसकी आत्मा धीरे धीरे छाया बन रही थी। आदित्य ने उस बच्चे से बात की। दिनों तक उसे याद दिलाया कि वह कैसे था, उसकी दादी कैसी थी, वे कैसे साथ खेलते थे।
और फिर वह याद पहुंचाई दादी को। रात को उन बुजुर्ग महिला को एक सपना आया। उसमें उनका पोता था, हंसता हुआ, खेलता हुआ। जब उन्होंने सुबह उठकर वह सपना याद किया, आंसू बह निकले। और दूर छाया लोक में उस बच्चे की आत्मा थोड़ी मजबूत हुई। आदित्य को पता नहीं था कि दादी ने सपना देखा, लेकिन उसने महसूस किया कि बच्चे की आत्मा बेहतर है, ये काम कर रहा है। उसने नागराज को बताया। हाँ, नागराज ने कहा, लेकिन शून्य शक्ति भी बढ़ रही है। कितनी? जितनी तेजी से हम आत्माओं को मजबूत बना रहे हैं, उससे तेज वह बढ़ रही है। तो हम पीछे हैं। हाँ, तो हमें कुछ और करना होगा। क्या? आदित्य ने सोचा। शून्य शक्ति का केंद्र कहाँ है? छाया लोक के सबसे गहरे हिस्से में, वहां जहां अमर वृक्ष है। अमर वृक्ष के पास। हाँ, वे दोनों एक ही जगह से हैं। अमर वृक्ष जीवन देता है, शून्य शक्ति जीवन लेती है। वे एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन एक ही स्रोत से। तो अगर हम अमर वृक्ष को मजबूत करें, उद्धरण चिन्ह ... तो शून्य शक्ति कमजोर होगी। नागराज ने पूरी बात की। अमर वृक्ष को मजबूत कैसे करते हैं? उसे यादें देनी होंगी, जीवित लोगों की यादें, खुशी की यादें। तो स्मृति सेतु काम आएगा। हाँ, लेकिन उल्टे तरीके से। यादें यहाँ से वहाँ पहुँचाने की जगह वहाँ से यहाँ लानी होंगी, और सीधे अमर वृक्ष को देनी होंगी। ये तो और भी मुश्किल होगा। हाँ, ठीक है, करते हैं। अध्याय 14। अमर वृक्ष की जड़ें। अमर वृक्ष के पास जाकर आदित्य ने उसे पहली बार गौर से देखा। पत्ता लेते समय वह इतना परेशान था कि ध्यान से नहीं देखा था। पेड़ बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसकी शाखाएं आसमान तक जाती थीं, अगर यहाँ कोई आसमान होता। उसके पत्ते हरे थे, चमकदार, जैसे हर पत्ता एक छोटा सा सूरज हो। और उसकी जड़ें जमीन में गहरी थीं, लेकिन कुछ जड़ें ऊपर भी आई हुई थीं। और उन जड़ों में एक अजीब सी धड़कन थी, धीमी लेकिन थी। ये धड़कन क्या है? आदित्य ने पूछा। ये सभी जीवित प्राणियों की सामूहिक धड़कन है, नागराज ने कहा। जब तक जीवन है, ये वृक्ष जीवित है। और अगर यह वृक्ष मर जाए, तो जीवन और मृत्यु के बीच का संतुलन टूट जाएगा। शून्य शक्ति सब कुछ खा जाएगी। यह इतना महत्वपूर्ण है। हाँ, और इसकी देखभाल कौन करता है? मैं, नागराज ने कहा। तुम? आदित्य ने हैरानी से देखा। लेकिन तुम तो शत्रु लगते थे। दिखावे पर मत जाओ। मृत्यु देवता का काम सिर्फ मारना नहीं है, जीवन और मृत्यु के चक्र को बनाए रखना भी है। आदित्य ने नागराज को नई नजरों से देखा। तो तुम असल में बुरे नहीं हो। कभी नहीं था, बस अकेला था। आदित्य ने वृक्ष की एक जड़ को छुआ, और उसे महसूस हुई। यादें, लाखों यादें, एक साथ। हंसी, खेल, रोना, प्यार, गुस्सा, क्षमा, जीवन के हर रंग की याद। उसे चक्कर आया। ये वृक्ष सब कुछ महसूस करता है। जो भी जीवित है, उसकी हर भावना यहाँ आती है। तो ये खुश भी होता है, दुखी भी होता है। हाँ, और अभी? नागराज ने पेड़ को देखा। अभी डरा हुआ है। शून्य शक्ति पास आ रही है। आदित्य ने अपनी हथेली वृक्ष की जड़ पर रखी। डरो मत, उसने धीरे से कहा। हम यहाँ हैं। पेड़ कांपा, और फिर उसकी एक जड़ ने आदित्य का हाथ थामा, हल्के से, जैसे किसी ने उंगली पकड़ी हो। आदित्य ने मुस्कुराया। अब हम 3 हैं। अध्याय 15। बड़ी लड़ाई। शून्य शक्ति ने हमला किया 1 महीने बाद। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, छाया लोक में अंधेरा छा गया। वह बैंगनी रोशनी जो हमेशा थी, गायब हो गई, और उसकी जगह आया एक ऐसा अंधेरा जो रोशनी को भी खा जाए। ये है, नागराज ने कहा। आदित्य ने उस अंधेरे को देखा। उसमें कोई आकार नहीं था, लेकिन एक अनुभव था, जैसे सब कुछ खत्म हो रहा हो। आत्माएं? आदित्य ने पूछा। वे अपनी अपनी जगह छुपी हैं, लेकिन अगर यह अंधेरा उन तक पहुंचा, तो हम उसे अमर वृक्ष तक नहीं पहुंचने देंगे। कैसे? आदित्य ने अपने माथे के निशान को छुआ। टूटी तलवार अब पूरी थी, और उस पूरी तलवार में एक ताकत थी जो उसने अभी तक पूरी तरह इस्तेमाल नहीं की थी। तुमने कहा था कि जब यह निशान पूरा होगा तो एक ताकत जागेगी। हाँ, वह ताकत क्या है? स्मृति प्रकाश, नागराज ने कहा। यादों की रोशनी। हर याद में एक रोशनी होती है। तुम उस रोशनी को निकाल सकते हो। और शून्य शक्ति, वह अंधेरा है। यादों की रोशनी उसे काट सकती है। तो हमें यादें चाहिए, आदित्य ने कहा। बहुत सारी यादें, लेकिन कहाँ से? स्मृति वन, आदित्य ने कहा। नागराज ने समझा। स्मृति वन में लाखों करोड़ों यादें थीं, हर उस इंसान की जो कभी यहाँ से गुजरा था। वे दौड़े, स्मृति वन में पहुंचे तो देखा कि वह भी खतरे में था। अंधेरे की परछाई वहां भी पहुंच रही थी। जल्दी, आदित्य ने कहा। उसने दोनों हाथ फैलाए, और स्मृति वन की तस्वीरें उड़ने लगीं। हजारों, लाखों तस्वीरें, उड़ते हुए पत्तों की तरह।
आदित्य के चारों तरफ घूमती हुई, और उसके माथे का निशान जला। इतनी तेज जलन कि वह चिल्ला उठा, लेकिन रुका नहीं। उसने वे सब यादें अपने अंदर खींचीं, और फिर एक रोशनी उसके हाथों से निकली, सफ़ेद, शुद्ध, गर्म। यादों की रोशनी। वह रोशनी अंधेरे की तरफ बढ़ी। अंधेरा पीछे हटा, लेकिन फिर आगे आया। ये काफ़ी नहीं है, नागराज ने कहा। मुझे और यादें चाहिए। आदित्य, तुम पहले से बहुत थक गए हो, और यादें। नागराज ने एक पल उसे देखा, फिर उसने अपनी आंखें बंद कीं, और नागराज की खुद की यादें निकलने लगीं। हजारों सालों की यादें, पिता की आवाज़, भाई के साथ खेलना, पहली बार छाया लोक देखना, अकेलेपन के वे रात, और पहली बार बहुत समय बाद आदित्य का आना। ये सब यादें आदित्य के पास आईं, और रोशनी और बड़ी हो गई, इतनी बड़ी कि पूरे छाया लोक में फैल गई, और शून्य शक्ति पीछे हटी और हटती गई, और अंत में गायब हो गई। छाया लोक में वह बैंगनी रोशनी वापस आए। आदित्य जमीन पर गिर पड़ा, थका हुआ, इतना थका कि सांस लेना भी मुश्किल था। नागराज ने उसे संभाला। तुम ठीक हो? हाँ, बस थका हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया। हमने किया। आदित्य ने ठीक किया। तुम्हारी यादों के बिना यह नहीं होता। नागराज चुप रहा। चाचा जी, हाँ, उन यादों में बहुत दर्द था। हाँ, लेकिन खुशी भी थी। हाँ, उन्हें मत भूलना। नागराज ने आदित्य को देखा। अब नहीं भूलूंगा। अध्याय 16। घर वापस। आदित्य छाया लोक से वापस आया तो 3 दिन सो गया। माँ और पिता परेशान थे। चौथे दिन जब वह उठा तो कमजोर था, लेकिन ठीक था। माँ ने खाना बनाया था, गर्म, सुगंधित। पिता बाहर बैठे थे, कुछ काम कर रहे थे। जीवन सामान्य था, जितना हो सकता था। कैसे हो? माँ ने पूछा। ठीक हूँ। फिर गए थे? हाँ, और एक लड़ाई थी, हमने जीती। माँ ने उसे देखा। उनकी आंखों में एक जटिल भाव था, डर, गर्व और कुछ और। तुम्हारे चाचा जी ठीक हैं? तुम उनसे कभी मिलना चाहोगी? मैं छाया लोक में? हाँ, मैं ले जा सकता हूँ। माँ ने सोचा, उन्होंने मुझे बीमार किया था। हाँ, उन्हें मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ, ठीक है। एक दिन आदित्य ने मुस्कुराया। पिता अंदर आए, उठ गए। खाना खाओ। हाँ, पिताजी। तीनों बैठे। तुम्हारे बारे में गांव में बातें होती हैं, पिता ने कहा। क्या बातें? कि तुम छाया लोक से आत्माओं की यादें परिवारों तक पहुंचाते हो। किसने बताया? लोगों को सपने आए, और उन्होंने एक दूसरे को बताया। सबको नहीं पता कि यह तुम हो, लेकिन अच्छा है। क्यों? क्योंकि यह काम मेरे बारे में नहीं है, यह उन आत्माओं के बारे में है, और उनके परिवारों के बारे में। पिता ने उसे गर्व से देखा। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा। बेटा, हाँ माँ, तुम बड़े हो गए हो। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, वह बस मुस्कुराया। अध्याय 17। तारा की याद। एक दिन आदित्य छाया लोक में था जब उसे एक अजीब अनुभव हुआ। वह अमर वृक्ष के पास बैठा था, वृक्ष की जड़ों से बातें कर रहा था। हाँ, वह अब वृक्ष से भी बातें करता था। वृक्ष शब्दों में नहीं बोलता था, लेकिन भावनाओं में बोलता था। और उस दिन वृक्ष ने एक अजीब सी भावना दी, खुशी, बहुत हल्की, बहुत शांत, लेकिन गहरी खुशी। क्या हुआ? आदित्य ने पूछा। वृक्ष ने एक पत्ता गिराया। आदित्य ने उठाया। पत्ते में एक याद थी, तारा की याद। उसे वह जगह दिखी जहां तारा गई थी। न जीवन, न मृत्यु, बस शांति। तारा वहां थी, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कान, शांत, पूरी तरह शांत। आदित्य की आंखों में आंसू आए, खुशी के आंसू। वह ठीक है, वृक्ष ने फिर वह खुशी की भावना दी। धन्यवाद, आदित्य ने वृक्ष को कहा, और वृक्ष की जड़ ने उसका हाथ थामा। अध्याय 18। 1 साल बाद। 1 साल में बहुत कुछ बदल गया। आदित्य अब 17 का था। उसके काम की बात दूर दूर तक फैल गई थी। लोग जानते थे कि एक लड़का है जो कुछ कर सकता है। ठीक ठीक क्या, यह नहीं जानते थे, लेकिन जिन लोगों के प्रियजन मरे थे उन्हें सपने आ रहे थे, अच्छे सपने, और उन सपनों में उनके प्रियजन ठीक थे। इससे लोगों को तसल्ली मिलती थी। नागराज बदल गया था, अभी भी कठोर था, अभी भी मृत्यु देवता था, लेकिन उसके चेहरे पर अब कभी कभी वह हंसी आती थी, असली हंसी। माँ और पिता ने एक बार छाया लोक की यात्रा की थी। माँ ने नागराज को देखकर पहले कुछ नहीं कहा, लंबे समय तक चुप रहीं, फिर बोली, तुमने मुझे बीमार किया था। हाँ, नागराज ने कहा, यह गलत था। हाँ, माफ़ी मांगो। नागराज ने एक पल रुककर कहा, माफ़ करना। माँ ने उसे देखा। ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसा हुआ तो नहीं होगा। पिता ने भाई को गले लगाया, और नागराज की आंखें भर आईं। तुम गए क्यों थे? नागराज ने पूछा। मुझे जाना था, पिता ने कहा, लेकिन अगर तुमने मांगा होता तो मैं कभी कभी आता।
मुझे नहीं पता था कि मांगा जा सकता है, अब पता है। आदित्य ने उन दोनों भाइयों को देखा, दो दुनियाओं के बीच दो भाई, और उसे लगा कि शायद यही था उसके माथे के निशान का असली मतलब। सिर्फ दो दुनियाओं का पुल नहीं, दो दिलों का पुल। अध्याय 19, नई पीढ़ी। जब आदित्य 18 का हुआ, उसके पास एक लड़का आया, 10 साल का, माथे पर एक निशान, आधी तलवार। तुम कौन हो? आदित्य ने पूछा। मेरा नाम रोहन है, लड़के ने कहा। और मेरी माँ बहुत बीमार है। आदित्य ने उसे देखा और उसे अपना 1 साल पहले वाला चेहरा याद आया। बैठो, उसने कहा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आदित्य ने उसे देखा। हाँ, लेकिन यह आसान नहीं होगा, मुझे पता है, और खतरनाक भी है, मुझे पता है। फिर भी जाओगे? माँ के लिए? आदित्य ने मुस्कुराया। ठीक है, तुम्हें सिखाता हूँ। अध्याय 20, चांद। फिर मिलेंगे कई साल बाद। आदित्य अब जवान था, छाया लोक और जीवित दुनिया के बीच का पुल मजबूत हो गया था। उसकी तरह कई और लोग थे अब जो इस काम में लगे थे। नागराज ने छाया लोक को थोड़ा बदल दिया था, आत्माओं के लिए बेहतर जगह, यादों को संजोने की व्यवस्था। शून्य शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी। अमर वृक्ष पहले से ज्यादा हरा था। माँ और पिता बूढ़े हो रहे थे लेकिन खुश थे। एक रात आदित्य बाहर बैठा था, आकाश में 2 चांद थे, दोनों करीब आ रहे थे। ये तो अभी होना नहीं चाहिए था, उसने कहा। नहीं, नागराज की आवाज पीछे से आई। आदित्य ने चौंक कर देखा, नागराज यहाँ था, जीवित दुनिया में। तुम यहाँ कैसे? आदित्य, तुमने जो स्मृति सेतु बनाया था वह इतना मजबूत हो गया है कि अब मैं भी कभी कभी यहाँ आ सकता हूँ। आदित्य ने उसे देखा। अच्छा हुआ। हाँ, दोनों ने ऊपर देखा, दोनों चांद मिल रहे थे। 1000 साल नहीं हुए थे, आदित्य ने कहा। नहीं, सिर्फ 20 साल। लेकिन जब दोनों दुनियाओं के बीच का बंधन इतना मजबूत हो जाए तो दोनों चांद जल्दी मिलते हैं। तो हमारे काम का असर? हाँ, आदित्य ने मुस्कुराया। दोनों चांद मिले और वह अद्भुत रोशनी फिर से हुई, नारंगी रोशनी, लेकिन इस बार भयानक नहीं थी, इस बार सुंदर थी। चाचा जी, आदित्य ने कहा। हाँ, तुम्हें खुशी है? नागराज ने आकाश की तरफ देखा। दोनों चांदों की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। हाँ, ये जो रोशनी है, क्या ये देखते हो? हाँ, ये हम सब की यादों की रोशनी है। नागराज ने उसे देखा। जब तक लोग एक दूसरे को याद करते हैं तब तक ये रोशनी रहेगी। हाँ, और जब तक ये रोशनी है शून्य शक्ति नहीं आएगी। हाँ, तो बस याद रखना काफी है। नागराज चुप रहा, फिर बहुत धीरे से उसने कहा, हाँ, बस याद रखना काफी है। अंतिम अध्याय, अंधेरे का राजकुमार। सालों बाद लोगों ने आदित्य को एक नाम दिया, अंधेरे का राजकुमार, क्योंकि वह अंधेरे में गया था और रोशनी लेकर आया था। लेकिन आदित्य को ये नाम पसंद नहीं था। मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ, वह कहता था। तो क्या हो? लोग पूछते थे। एक बेटा, एक भतीजा, एक दोस्त। रोहन, वह 10 साल का लड़का जो उसके पास आया था, अब जवान था। उसकी माँ ठीक हो गई थी और वह भी अब स्मृति सेतु का काम करता था। उसके पास और लड़के लड़कियां थीं, सबके माथे पर निशान, अलग अलग निशान। ये निशान क्या हैं? एक लड़की ने पूछा। ये हमारे काम के निशान हैं, आदित्य ने कहा। कैसा काम? 2 दुनियाओं के बीच का पुल। लड़की ने उसे देखा। यह मुश्किल काम है। हाँ, खतरनाक। हाँ, और क्या मिलता है इससे? आदित्य ने सोचा। एक दिन तुम एक बूढ़ी माँ से मिलोगी जिनके पोते की आत्मा तुमने बचाई थी। वे तुम्हें नहीं जानेंगी, उन्हें पता भी नहीं होगा कि तुमने क्या किया, लेकिन उनके चेहरे पर एक शांति होगी, एक ऐसी शांति जो पहले नहीं थी। और वही मिलता है, लड़की ने सोचा। ठीक है, आदित्य ने मुस्कुराया। दुनिया चलती रहती है, दोनों दुनियाएं, और उनके बीच का पुल जो कभी टूटेगा नहीं। जब तक यादें हैं, जब तक प्यार है, जब तक एक माँ के लिए एक बेटा रात के अंधेरे में निकलता है। इस कहानी का अंत यहाँ होता है, लेकिन आदित्य की यात्रा हमेशा चलती रहेगी। और शायद किसी रात जब 2 चांद आसमान में मिलें तो उस अद्भुत रोशनी में आपको भी कोई अपना नजर आए, कोई जिसे आपने याद किया, कोई जो आपको याद करता है। क्योंकि बस यही सच है, यादें कभी मरती नहीं, प्यार कभी खत्म नहीं होता, और पुल हमेशा रहेगा, हमेशा। समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।